अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, सॉरी। अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है मामलात को उस तरह से जो है वो करना पड़ रहा है। एक्चुअल में मैंने जिस कोर्स के लिए प्लान जो है वो किया हुआ था, या जिस तरह से हमने इसको लेके चलना था, ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर है। ये रिसर्च पेपर बेसिकली इन्फ्लुएंशियल पेपर्स हैं। सॉरी, ये गलत रिसर्च पेपर जो है वो ओपन हो गया है। लेट मी ओपन द राइट वन। ये जो मेरे पास है ये एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, और ये जो रिसर्च पेपर है दैट बेसिकली इज फ्रॉम द जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, और ये जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये रिसर्च पेपर 2021 में पब्लिश हुआ हुआ है, और ये क्या करता है, ये जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो 25 ईयर्स हैं, ठीक है, उनको समराइज करता है। तो जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस डोमेन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या जो टॉप जर्नल है वो ये है। और ये क्या करता है, ये इसका एक इन ए वे साइकोमेट्रिक एनालिसिस उस तरह से जो है प्रेजेंट कर रहा है कि ओवर द 25 ईयर्स जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या छपा है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिन पे काम जो है वो जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में उस तरह से हो रहा है। ठीक है। डेफिनेटली आफ्टर द मिड आई शेयर दिस पेपर विद यू। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ से करना ये था कि इस पेपर से हमने अल्टीमेटली ये रिव्यू करना था कि कौन कौन सी हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक्टिव हैं, या कौन कौन सी डोमेन्स में कॉर्पोरेट फाइनेंस में ज़्यादा काम उस तरह से जो है वो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पेपर्स हैं। ये टेबल 2 में देयर 25 इन्फ्लुएंशियल पेपर्स जो कि इस जर्नल में छपे हैं, या कॉर्पोरेट फाइनेंस के आप कह सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर्स इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टेबल 3 में यहाँ पे जो है वो थीम्स दिए गए हैं, और इन थीम्स में दे हैव बेसिकली ट्राई टू प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू कि 2018 तक, 1994 से लेकर 2018 तक जो पेपर छपे हैं उनमें अल्टीमेटली कौन कौन से थीम्स पे काम जो है वो ज़्यादा हुआ हुआ है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को सब्सिक्वेंटली जो काम मिलने वाला है वो भी यही है कि आप लोग क्या करेंगे, इन थीम्स में से कोई एक थीम हर इंडिविजुअल चूज करेगा, और इस पे आप एक सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे होंगे, बट दिस इज आफ्टर द मिड। तो हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थीम है, सबसे ज्यादा रिपीटेड थीम है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिर एग्जेक्टिव कंपनसेशन है, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन है, फिर फर्म परफॉर्मेंस है, फिर चाइना है। ठीक है। तो हमने बेसिकली स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने अल्टीमेटली करना इस तरह से था, या हम इसको इस तरह से लेके चल रहे थे कि आई हैड द पेपर्स। इसमें तीन पेपर्स बेसिकली हैं मेरे पास, जो कि एक इसमें क्लासिकल पेपर है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पेपर है ये क्लासिकल या ओवर द टाइम जो सबसे पहले एक रिव्यू पब्लिश हुआ था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, वो पेपर है, और ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल पेपर समझा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रिव्यू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अकाउंटिंग और फाइनेंस में, कि ओवर द टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमारे पास कौन कौन सी डोमेन्स हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सब्सीक्वेंट हम रिसर्च वगैरह कहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सेलेक्टिव रिव्यू है फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। तो अल्टीमेटली हमने इन चीज़ों को साथ लेके जो है वो चलना था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम मेरे पास अभी एक समरी मौजूद है इन स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थीम्स की। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो थीम्स हैं हम सिर्फ यहाँ पे उनको उस तरह से जो है वो देख रहे होंगे। और फिलहाल मैं आपको वो पेपर्स प्रोवाइड उस तरह से नहीं करूंगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम उन पेपर्स को जो है वो देख लेंगे। तो जितने भी सब्सिक्वेंट हमारे थीम्स हैं हम उनको इसी तरह से लेके चलेंगे कि आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल 2 और 3 पेपर्स। उन पेपर्स की बेस पे हम मामलात को लेकर जो है चल रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये आपके कोर्स में उस तरह से इंक्लूडेड है। तो लेट मी शेयर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग विद यू। तो आप लोगों ने ना अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सारा कुछ जो है वो सुना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, या हो सकता है कि आपने इस पे कोई एक आधा लेक्चर भी उस तरह से जो है लिया हो। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंपली हम ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द वे थ्रू विच कंपनी इज डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड। अगर एक कंपनी सही तरह से कंट्रोल की जाती है, डायरेक्ट की जाती है, तो इसे कि उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज्म अच्छा है। अल्टीमेटली हर कॉरपोरेशन या बीइंग ए फाइनेंस स्टूडेंट, यू पीपल नो कि जो किसी भी कॉर्पोरेट फर्म है उसका बेसिक पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, या सिंपली उन्होंने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना होता है। तो अगर एक कंपनी सही तरह से शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, इन ट्रू एक्चुअल फॉर्म शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म अच्छा है। ठीक है।
इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इज अ रिलेशनशिप अमंग स्टेक होल्डर्स दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन एंड कंट्रोल द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जनरली आपकी कंपनी का अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और वो रिलेशनशिप जो है, उस रिलेशनशिप के तहत कंपनी को कंट्रोल और उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, तो इंश्योर कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे जो ब्रॉड गोल्स हैं उनके साथ जो है वो कंसिस्टेंट जो है वो रहे। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेज टू इंश्योर दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड इफेक्टिवली। मतलब वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाएं कि लॉन्ग रन में हमारी फर्म जो है वो अपने सारे के सारे कोर ऑब्जेक्टिव्स मीट करे, उसके स्टेक होल्डर्स स्पेसिफिकली उसके शेयर होल्डर्स उससे क्या रहे, सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, ultimately corporate governance is used in corporations to establish order between firm owners and its top level managers। मतलब हम किस तरह से इंश्योर करेंगे कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के या ओनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका लगा हुआ है, पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके मामलात कौन चला रहे हैं, वो हमारे शेयर होल्डर जो है वो मामलात अल्टीमेटली जो है वो चला रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमें एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म की उस तरह से ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो बेसिक जो हमारा इशू है दैट बेसिकली इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजरियल कंट्रोल। मतलब हमारे पास क्या है, ओनरशिप सेपरेट है, लोगों के जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी को चला नहीं रहे, और मैनेजर्स जो हैं वो उस पैसे को की बेस पे जो कंपनी खड़ी की गई है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो सेपरेशन है बेसिकली, ये सेपरेशन हमारी जो मॉडर्न कॉरपोरेशन है इसकी बेसिस आप कह सकते हैं कि वो है, मॉडर्न कॉरपोरेशन इस सेपरेशन पे ही वर्क करती है। अल्टीमेटली जो मैनेजर्स हैं दे आर एक्सपर्ट इन रनिंग द बिजनेस, और जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट इन रनिंग द बिजनेस, लेकिन उनके पास पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बड़ा सारा पूल बनाते हैं, फिर एक प्रोफेशनल मैनेजर को उसके ऊपर जो है वो लगाया जाता है ताकि वो कॉरपोरेशन को सही तरह से उस तरह से हैंडल जो है वो कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मतलब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अल्टीमेटली स्टीव जॉब्स को भी अपनी कंपनी से निकलना पड़ा था, या उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका था, पैसा इन्वेस्टर्स का था, और इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि स्टीव जॉब्स हो सकता है कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम ना कर रहा हो। तो अल्टीमेटली जितने भी वेस्ट में आप बड़े बड़े सीईओज के नाम सुनते हैं, जिसमें स्टीव जॉब्स है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, ठीक है, इसी तरह से अमेजन का सीईओ जेफ बीजोस है, ठीक है, ये सारे के सारे अल्टीमेटली दे आर मैनेजर्स। इनका पैसा डेफिनेटली इन्वेस्टेड होता है, लेकिन ज्यादा पैसा जो है वो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अल्टीमेटली जो है वो कंपनी में लगा होता है। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं दे परचेज स्टॉक्स एंड दे बिकम रेजिजुअल क्लेमेंट्स। मतलब सिंपली स्पीकिंग शेयर होल्डर्स जब स्टॉक खरीदते हैं तो अल्टीमेटली जो कंपनी का रेजिजुअल जो भी कुछ बच जाता है, रेजिजुअल इसके जो कुछ बच जाता है उसके वो क्लेमेंट्स होते हैं। मतलब कंपनी जो कुछ कमाएगी, ठीक है, और जो कुछ बच जाएगा कंपनी के पास वो किसका होगा, वो अल्टीमेटली हमारे शेयर होल्डर्स का होगा। तो शेयर होल्डर्स आर रेजिजुअल क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, दे अल्टीमेटली ट्राई टू रिड्यूस देयर रिस्क बाय होल्डिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मतलब सिंपली शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो एक से ज्यादा जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके सारे के सारे पैसे उस तरह से डूबे ना। और प्रोफेशनल मैनेजर ऑन दी अदर एंड क्या कर रहे होते हैं, दे मतलब दे आर कॉन्ट्रैक्टेड टू प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। तो प्रोफेशनल मैनेजर अल्टीमेटली उस कंपनी को क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको प्रेज्यूमेबली वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको कंपनी को चलाना उस तरह से आता है। तो हमारी जो मॉडर्न पब्लिक कॉरपोरेशन है अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टास्क, कि जिसको जो काम आता है वो काम करे। तो मैनेजर्स को क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी चलानी आती है तो मैनेजर्स कंपनी चलाएं, और इन्वेस्टर्स का क्योंकि पैसा है तो वो पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट उस तरह से जो है वो करें। तो इसमें यहाँ पे रिस्क बेयरिंग कौन करता है, वो शेयर होल्डर करता है, और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कौन करता है, वो मैनेजर्स उस तरह से कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, अब अगेन द थिंग इसकी जो सेपरेशन है उसमें एक मसला अराइज होता है कि पैसा किसी का है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके मामला जो है वो दूसरा इंडिविजुअल चला रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली एक ना एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो प्रिंसिपल है वो हमारा जो है इन्वेस्टर है, और जो मैनेजर हैं
वो हमारे एजेंट्स हैं। तो मैनेजर्स को एज ए एजेंट क्या करना है, प्रिंसिपल के सिंपली जो प्रिंसिपल है उसके सारे के सारे हकूक का या उसके बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल जो है वो रखना है। ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शेयर होल्डर्स जो है वो प्रिंसिपल हो जाते हैं हमारे, विच आर द फर्म ओनर्स। दे हायर मैनेजर्स जो कि हमारे एजेंट्स होते हैं टू मेक द डिसीजन, और अल्टीमेटली विच क्रिएट एन एजेंसी रिलेशनशिप, जिसमें रिस्क कौन बियर कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है, और मैनेजर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग उस तरह से जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक इशू अराइज होता है, ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं कि समटाइम्स मैनेजर फिर क्या करते हैं, मैनेजर जो है वो पैसे को इस्तेमाल करते हुए, शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल करते हुए, वो शेयर होल्डर की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, वो अल्टीमेटली किसकी बेहतरी के लिए, वो अपनी बेहतरी या अपने बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू जो है वो कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो एजेंसी प्रॉब्लम इसे हम बोलते हैं, जो एजेंसी प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द डिजायर और गोल ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू और एक्सपेंसिव फॉर द प्रिंसिपल टू वेरीफाई दैट एजेंट हैज बिहेव्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है। मतलब जनरली स्पीकिंग, अब पैसा मैनेजर के पास है और आप डेली जाके मैनेजर के अब सर पे भी नहीं बैठ सकते, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि समटाइम्स मैनेजर जो है वो इनएप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी मामलात के लिए काम उस तरह से जो है वो कर रहा होता है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से हम क्या करें, हम अल्टीमेटली जो है वो वोट दे के अपने ऊपर पॉलिटिशियंस लेके आते हैं, और पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को लोगों के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी बेहतरी के लिए काम जो है कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो मैनेजर्स हैं उनको भी इन्वेस्टर की बेहतरी के लिए काम करना है, लेकिन समटाइम्स वो क्या करते हैं, समटाइम वो अपने पेट प्रोजेक्ट्स या अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो कंपनी के लिए जो फ़ायदेमंद है उस पे वो उतना फोकस जो है वो नहीं कर पाते जी। ठीक है जी। इसमें एक एग्जांपल ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। अब ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज सिंपली ए टेंडेंसी ऑफ मैनेजर्स टू इन्वेस्ट हैवीली इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इससे, ओवर डाइवर्सिफिकेशन सिंपली इससे फायदा ये होता है कि मैनेजर जो है उसकी एक रेप्यूट बनती है मार्केट में कि जी ये इंडिविजुअल जो है ये काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है। ठीक है। और दूसरा, उससे उसका एम्प्लॉयमेंट रिस्क कम होता है और उनकी कंपनसेशन भी बढ़ जाती है। डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे, और उनका एम्प्लॉयमेंट रिस्क भी उस तरह से जो है वो कम हो जाएगा। वो यहाँ से छोड़ेंगे, उनकी रिप्यूट बन गई है, उनको कोई और उस तरह से जो है रख लेगा। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन समटाइम्स जो है मैनेज समटाइम्स इन्वेस्टर के हक में जो है वो नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टर जो है अगर उसने डाइवर्सिफाई करना है तो वो क्या करेगा, वो अपने शेयर यहाँ से बेचेगा और किसी और इन्वेस्टमेंट में उस तरह से इन्वेस्ट जो है वो कर लेगा। तो मैनेजर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए शेयर होल्डर जो है या शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उस तरह जरूरत नहीं होती। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है, इससे फिर क्या होता है, अब आप काफी ज्यादा सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो इससे इनएफिशिएंसी भी समटाइम्स जो है वो आती है, और उस इनएफिशिएंसी से जितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं वो हम समटाइम्स नहीं कमा रहे होते। ठीक हो गया। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन समटाइम्स इज बैड। तो ये मैनेजर क्यों करते हैं, ये मैनेजर अपने लिए करते हैं ताकि उनकी पावर में, उनकी प्रेस्टीज में उस तरह से इजाफा हो, और इसकी कॉस्ट जो है वो किसको बियर करनी पड़ती है, इसकी कॉस्ट अल्टीमेटली बियर करनी पड़ती है आपके इन्वेस्टर्स को जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली वही है कि प्रिंसिपल शुड एंगेज इन इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, या प्रिंसिपल क्या करे, प्रिंसिपल जो है उनको परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट उनका ऐसा हो कि अगर मैनेजर बेस्ट इंटरेस्ट में किसी भी शेयर होल्डर्स की परफॉर्म करें तो उनको कंपनसेशन उनकी इंक्रीज हो जाए, वरना ना हो। मतलब इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ना स्टॉक ऑप्शन है। अब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन में सिंपली स्पीकिंग हम कर ये रहे होते हैं कि आप मैनेजर्स को शेयर देते हैं, ठीक है, और शेयर लेने का ऑप्शन देते हैं इन द फ्यूचर। मतलब मैनेजर को कहते हैं कि आज ना शेयर की प्राइस ना 50 रुपए है, तो आप इसी 50 रुपए के ना 5 साल के बाद हमसे शेयर खरीद लीजिएगा। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का फायदा क्या है कि मैनेजर शेयर प्राइस ज्यादा से ज्यादा करे। अगर मैनेजर सपोज 150 रुपए शेयर प्राइस ले जाता है 5 साल में, तो मैनेजर को शेयर 50 रुपए का मिल जाएगा, और मैनेजर जो है 50 रुपए के शेयर को फॉरेन मार्केट में 150 पे बेच सकेगा। तो दिस इज वन एग्जांपल कि जिस तरह से हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स उस तरह से मैनेजर को दे सकते हैं कि अगर वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करे, और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है कि फर्म की वैल्यू बढ़े, तो अगर फर्म की वैल्यू बढ़े तो आप जो है जितनी फर्म की वैल्यू बढ़ती है उतना ही मैनेजर को क्या करें,
इंसेंटिव उस तरह से प्रोवाइड जो है वो कर दें। दूसरा तरीका मॉनिटरिंग है। अब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आप एक अच्छा डिजाइन कर लें जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अच्छे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप इंक्लूड कराएंगे इसमें, इसमें फीमेल डायरेक्टर्स इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली अच्छे डायरेक्टर्स होंगे तो वो अब वैसी बात है कि वो मैनेजर्स को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। और मैनेजर को मॉनिटर करने के बाद अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपका जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो उस तरह से इम्प्रूव जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है ये फिर गवर्नमेंट के उसमें डोमेन में आ जाते हैं। एक्सटर्नली जिस तरह से सपोज हम कहते हैं हमारे पास SCCP जैसे इदारे हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, ये एक आ जाता है। फिर इसी तरह से हमारी जो लेबर मार्केट है या हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी हमें हेल्प करती हैं टू रिड्यूस द एजेंसी प्रॉब्लम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इज ए वे टू एड्रेस द एजेंसी इशू कि अगर मैनेजर जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में हमारे काम नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली हम उसको किस तरह से टेम करें, उसको किस तरह से हम जो है वो किस तरह से उसको वापस लेके आए कि वो मैनेजर के बेस्ट इंटरेस्ट में उस तरह से काम जो है वो करे जी। अच्छा जी, अल्टीमेटली ये उसी की एग्जांपल है कि हाउ मैनेजर एंड शेयर होल्डर्स रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन हैपेंस। अच्छा, अब शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर डेफिनेटली व्हाट शेयर होल्डर वांट्स, शेयर होल्डर ये चाहेगा कि डोमिनेंट बिजनेस और रिलेटेड जो मामलात हैं, रिलेटेड बिजनेस जो हैं उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा उस तरह से वेंचर करें। क्योंकि अगर उसने किसी अनरिलेटेड बिजनेस में उस तरह से इन्वेस्ट करना है तो क्या करेगा, यहाँ से कुछ पैसे निकालेगा और दूसरे मतलब वो अगर सीमेंट सेक्टर में उसकी इन्वेस्टमेंट है तो सीमेंट सेक्टर से निकालेगा और शुगर सेक्टर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैनेजर क्या करता है, मैनेजर या एम्प्लॉय इसका एम्प्लॉयमेंट रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर मैनेजर क्या है, मैनेजर एक तरफ से आपका जो है वो शुगर सेक्टर को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजर एक साइड से आपकी सीमेंट सेक्टर वाली कंपनी को भी मैनेज कर रहा है, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उसके लिए होंगी वो फिर शुगर सेक्टर में भी होंगी, वो फिर सीमेंट सेक्टर में भी होंगी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट होगा क्या कि आपके जो प्रोफाइल्स हैं वो उस तरह से मैच उस तरह से नहीं करते। मैनेजर चाहेगा कि आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ उस तरह से जो है वो जाएं ताकि उसको वहां का भी एक्सपीरियंस मिले और अल्टीमेटली वो क्या करे, अल्टीमेटली वो उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर्ड उस तरह से रहे। लेकिन ये चीज़ जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके समटाइम्स इंटरेस्ट में नहीं होती कि मैनेजर आपके पैसे लेके मामलात को चलाए या मामलात को सीखना शुरू कर दे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यही चाहेंगे कि जो मैनेजर जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, मैनेजर वहीं पे काम करे, वहीं पे ग्रो करे मामलात को, और वो ग्रो करने के साथ साथ जो है वो आपको उस तरह से फायदा जो है वो हो। तो in that context, principal sometimes is engaged in monitoring behavior to assess the activities and decisions of the manager। अभी मॉनिटरिंग कैसे है, अब डेफिनेटली हर इन्वेस्टर तो जाके उस तरह से नहीं बैठ सकता। तो मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग के अगेन दो तीन टायर्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला या इफेक्टिव जो तरीका है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब अल्टीमेटली वही चीज है कि जो आपके शेयर होल्डर्स क्योंकि काफी ज्यादा सारे हैं तो हर शेयर होल्डर नहीं जाएगा देखने। तो जो आपके डिस्पर्स शेयर होल्डर्स हैं इट मेक्स इट डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट टू मॉनिटर मैनेजर्स बिहेवियर। क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा जाके, जैसे से हम पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को मॉनिटर डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, हालांकि मीडिया थोड़ा सी हमें हेल्प उस तरह से करता है, लेकिन हम डेली बैठ के ना अब ये नहीं कर सकते कि जाके हम मिनिस्टर के जो है वो ऑफिस में सारे के सारे बैठ जाएं कि देखें किस तरह से मामला चला रहा है। इसी तरह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो हैं लोगों ने बहुत सारे काम करने होते हैं, जॉब्स पे जाना होता है, अपने बिजनेस पे जाना होता है, तो डेफिनेटली इट इज इनफेक्टिव कि आप जाके डेली मैनेजर्स के ऊपर जाके बैठ के देखें कि मैनेजर जो है वो आज कौन से डिसीजन ले रहा है जी हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी शेक टू शेयर होल्डर्स टू मॉनिटर मैनेजमेंट। तो ये काम कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज कौन करता है, वो वोटिंग के थ्रू शेयर होल्डर्स उन्हें चूज करते हैं। लेकिन जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉर्मली अक्यूज ऑफ बीइंग लैक्स इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकती हैं। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो क्योंकि प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं, वो पांच छह कंपनियों में एंगेज हैं, उनके पास हो सकता है उतना टाइम ना हो। फिर हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया है जिनका उस तरह से फंक्शनल उनकी एक्सपर्टीज नहीं है इस डोमेन की। और आप शुगर सेक्टर के डायरेक्टर को आपने क्या कर, शुगर सेक्टर के बंदे को आपने
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सीमेंट सेक्टर में उस तरह से अपॉइंट जो है वो समटाइम्स कर दिया। इसी तरह से समटाइम्स क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इनसाइडर हो जाते हैं, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, ये भी समटाइम्स आपके जो मैनेजर है उसके साथ मिल जाते हैं, और फिर मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, ना कि जनरल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। ठीक हो गया जी। तो जनरली जो हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास 5 डोमेन्स हैं या 5 तरीके हैं जिससे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इन 5 डोमेन्स में मामलात को हम इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली चीज है हमारी ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन। अब सिंपली स्पीकिंग ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन से मुराद हमारी ये है कि अगर किसी एक बड़े शेयर होल्डर के पास काफी ज्यादा सारे शेयर्स हैं तो वो फिर काफी ज्यादा सारा पावरफुल हो जाएगा। मतलब सिंपली स्पीकिंग जिस तरह से हमारे पास निशात मिल्स है, ठीक है, इसमें मियां मंशा साहब के ढेर सारे शेयर्स हैं, उनके ज्यादा शेयर्स हैं, तो ही इज ए डोमिनेटिंग शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, अब जनरली ये ओनरशिप कंसंट्रेशन जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसमें ओनरशिप कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब सपोज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, निशात ग्रुप है जिस तरह से हमारे पास, ठीक है, तो निशात ग्रुप में जो मंशा फैमिली है उनके काफी ज्यादा सारे शेयर उस तरह से होंगे। इसी तरह से इंडिया में टाटा ग्रुप है तो उसमें टाटा फैमिली के काफी ज्यादा सारे शेयर जो है होंगे। इसी तरह से रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप में मुकेश अंबानी या अंबानीज के काफी ज्यादा शेयर उस तरह से हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप कंसंट्रेशन हो जाती है जिससे एक बड़ा सारा ओनर जो है वो क्या करता है, वो सारी का सारी पावर उस तरह से अज्यूम जो है वो कर लेता है। ये इन ए वे गुड है और इन अदर वे जो है वो बैड है। अब होता ये है कि जो कंसंट्रेटेड कंपनीज हमारी होती हैं इसमें हमारा जो शेयर होल्डर है, ठीक है, वो ये जो बड़ा शेयर होल्डर है, सिंपली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, वो उतने पावरफुल नहीं रहते। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या करता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर फिर मामला अपने तरीके से और अपने बेनिफिट के लिए चलाता है, और वहां पे भी जो आपके मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो समटाइम्स क्या हो जाते हैं, इग्नोर जो है वो हो जाते हैं। तो ओनरशिप कंसंट्रेशन इज सिचुएशन वेयर लार्ज ब्लॉक होल्डर ऑफ शेयर होल्डर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू मॉनिटर मैनेजमेंट क्लोजली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपकी इस तरह से पाकिस्तान में फैमिली फर्म्स हैं और सीईओ फैमिली से ना आए, बल्कि सीईओ को क्या किया जाए, एक प्रोफेशनल सीईओ को लगाया जाए, तो जो लार्ज ब्लॉक होल्डर्स हैं जिनके पास काफी ज्यादा सारे शेयर्स हैं, उनको अपने ज्यादा पैसे की फिक्र होती है, तो फिर मैनेजर के बिहेवियर को क्लोजली मॉनिटर करने की पोजीशन में वो जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट देयर लार्ज मार्केट शेयर स्टेक्स मेक इट वर्थ देयर वाइल टू स्पेंड टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंस टू मॉनिटर क्लोजली। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी को एक्टिवली परसू करते हैं, कंपनी को एक्टिवली मॉनिटर करते हैं, मैनेजर के साथ एक्टिवली मीटिंग करते हैं। ठीक है। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी, अपने डायरेक्टर्स को भी वो थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं ताकि वो मैनेजर्स को एक्टिवली परसू उस तरह से जो है वो कर सके। ठीक है। So in that context, they also obtain board seats, with enhances their ability to monitor effectively. मतलब अगेन मतलब कि अगर आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बेहतर तरीके से मामलात का मॉनिटर जो है वो कर रहे होंगे जी। अब इसमें अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर लीगली फॉरबिडन फ्रॉम डायरेक्टली होल्डिंग बोर्ड सीट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पाकिस्तान में अगर बैंक या आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम बोलते हैं, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये भी ब्लॉक होल्डर उस तरह से जो है वो हो सकते हैं। इनके पास भी लोगों का काफी ज्यादा सारा पैसा होता है, तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं, ये भी मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स रूल इनको प्रोहिबिट करते हैं कि ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उस तरह से जो है वो इलेक्ट जो है वो कर सकें जी। ठीक हो गया जी। तो दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास जो है वो अगेन इसमें 3 हमारे कॉन्टेक्स्ट जो है वो हैं। मतलब पहली चीज ये है कि देयर आर इनसाइडर्स। ठीक है। अब इनसाइडर्स आर द पीपल जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को चला रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनसाइडर्स आर नॉर्मली मैनेजर्स। देन देयर आर रिलेटेड आउटसाइडर्स। ठीक है। अब रिलेटेड आउटसाइडर्स कौन से हैं, ये हमारे जो है वो लोग हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉर्मली सर्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कंपनी के अंदर के मामलात का भी पता होता है, लेकिन नॉर्मली ये आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आउटसाइडर्स हैं जो एक रेगुलर शेयर होल्डर है, वो नॉर्मली हमारा आउटसाइडर उस तरह से कंसिडर जो है वो होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली रिलेटेड आउटसाइडर्स या इनसाइडर्स होते हैं।
तो व्हाट दे डू, दे रिव्यू एंड रेक्टिफाई इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये सीईओ के साथ मीटिंग करते हैं रेगुलरली, साल में कोई 3-4 मीटिंग्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लाजमी होती हैं। ठीक है, आप कोई भी एनुअल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको जो है वो पता लग जाएगा कितनी मीटिंग्स और किस 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 डायरेक्टर ने कौन कितनी मीटिंग्स उस तरह से अटेंड की थी। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मतलब मैनेजर ने कहीं इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है नहीं करनी, ठीक है, मैनेजर की सैलरी के मामलात हैं, ठीक है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं करता तब तक जो है वो डिसीजंस मैनेजर परफॉर्म वो काम मैनेजर परफॉर्म नहीं कर सकता। दे आल्सो सेट कंपनसेशन फॉर सीईओ एंड डिसाइड व्हेन टू रिप्लेस द सीईओ। ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो उसकी कंपनसेशन को इंक्रीज कर सकें, डिक्रीज कर सकें, उसको पेनलाइज कर सकें, और अगर सीईओ सही तरह से काम ना करे तो सीईओ को ये रिप्लेस भी कर सकते हैं। In that context, board of director have in a direct position to monitor and rectify behavior of the CEO। ठीक है, लेकिन इनका जो डे टू डे ऑपरेशंस है उसके साथ ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं होता। मतलब किसी सप्लायर को अगर रेगुलर पेमेंट उस तरह से करनी है या कोई रेगुलर उस तरह से परचेज करनी है मामला, या रेगुलर कोई सेल्स करनी है, तो नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उनके साथ कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं उनको अच्छी तरह से ओवरसी करने की पोजीशन में जो है वो होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप बोर्ड गवर्नेंस को या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहें तो उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं दीज आर सिंपली यू कैन इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स बैकग्राउंड। मतलब उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कैसे लोग हों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मल्टीपल एक्सपीरियंस वाले लोग हों, मल्टीपल जेंडर्स के लोग हों। ठीक है, मल्टीपल एक्सपीरियंस जब आएगा, सपोज एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस है तो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज लाएगा बोर्ड में, एक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्ट्रांग है तो प्रोडक्शन एक्सपर्टीज उस तरह से लाएगा। एक बंदे का ऑडिट का एक्सपीरियंस है तो वो ऑडिट एक्सपर्टीज उस तरह से बोर्ड में लेके आएगा। तो अगर आपके बोर्ड मेंबर्स डाइवर्स हैं तो उनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ठीक हो गया? इसी तरह से आप अपनी इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम या इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम को अगर स्ट्रेंथन करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सारी हेल्प मिलेगी। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग के मामलात हैं या अगेन आपकी इंटरनल कंट्रोल के मामलात हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिसीव होंगी। ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी बेस पे जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि हमारी जो इंटरनल वीकनेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, We also can establish a formal process for evaluation of the board's performance। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किसको जवाब दे होते हैं, वो शेयर होल्डर्स को जवाब दे होते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स को एक फॉर्मल प्रोसीजर बना लें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का, ठीक है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी फिर चेक होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अल्टीमेटली जो आपके मैनेजर्स हैं उन पे चेक जो है वो रखेंगे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म है टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज रिलेटेड टू एग्जेक्टिव कंपनसेशन। अब एग्जेक्टिव कंपनसेशन जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि आप अगर कंपनसेशन को अलाइन करा देंगे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म तो अल्टीमेटली बोर्ड जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपके जितने भी ये सैलरीज, बोनसेस, लॉन्ग सम इंसेंटिव कंपनसेशन वगैरह हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव कंपनसेशन। और जो बहुत अच्छे अच्छे सीईओज होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे उस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीईओ जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी कंपनसेशन इंसेंटिव उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो इश्यू है वो ये है कि जो एग्जेक्टिव डिसीजंस हैं दैट आर कम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन। मतलब अल्टीमेटली आपके पास जो है सम टाइम इन्फॉर्मेशन है, सम टाइम इन्फॉर्मेशन उस तरह से जो है वो नहीं है। तो सम टाइम अल्टीमेटली आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि नॉन रूटीन होते हैं, जिनकी आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता उसको जज करने का कि ये जो है ये सही डिसीजन लिया है, सही डिसीजन नहीं लिया, और वक्त ही बताता है कि वो डिसीजन सही था या वो डिसीजन सही नहीं था। मतलब जिस तरह से टेस्ला का जो ओनर है उसने अगर डिसीजन लिया कि जी हमारी जो कंपनी है उसने चाइना में जाके या सिंपली उसने पाकिस्तान में जाके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये जो डिसीजन है ये उसने अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे जो है लिया है। अब ये डिसीजन सही भी साबित हो सकता है और ये डिसीजन अब वैसी बात है कि
गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू वैल्यूएट कि जो एग्जेक्टिव है उसने जो डिसीजन लिया है वो अब शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया है। अब हो सकता है कि बाद में कोई मामला खराब उस तरह से जो है वो हो गया हो। ठीक है, तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, मतलब देयर आर मैनी फैक्टर्स to many factors intervening and making it difficult to establish how managerial decisions are directly responsible for the outcome। मतलब बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं सपोज जिस तरह से अगर आप नोकिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नोकिया वाज वन से बेस्ट कंपनी एंड दे वर डूइंग ग्रेट, लेकिन उनका कंपेटिटर जो है वो आईफोन लेके आ गया एप्पल वाले, तो वो टच रेवोल्यूशन आ गया एंड दे फेल्ड बैडली। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि मैनेजर्स जो हैं दे आर डूइंग फाइन, लेकिन बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि इंटरनल फैक्टर चले हम कह सकते हैं कि मैनेजर के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो समटाइम्स मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होते। तो इन एडिशन स्टॉक ओनरशिप जो है दैट मेक्स मैनेजर मोर सस्पेक्टेबल टू मार्केट चेंजेस व्हिच आर पार्शली बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैनेजर को स्टॉक ओनरशिप कर दें, आप कहेंगे जी 5 साल बाद आपको शेयर जो है मिल जाएंगे, और 5 साल बाद जो है ना कोरोना आ गया। अब जब 5 साल बाद मैनेजर वाज डूइंग ग्रेट, लेकिन 5 साल बाद क्योंकि कोरोना आ गया तो स्टॉक की प्राइसेस जो है वो अल्टीमेटली उस साल जो है प्राइसेस गिर गई। तो अब मार्केट में जो कुछ चल रहा होगा तो समटाइम्स मैनेजर के वो उस तरह से हाथ में नहीं भी होता। इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू हैव प्रॉपर कंपनसेशन या टू हैव द एप्रोप्रिएट कंपनसेशन, क्योंकि मार्केट चेंजेस जो हैं वो मैनेजर के समटाइम्स कंट्रोल में नहीं भी होती थी। तो ब्रॉडली एग्जेक्टिव कंपनसेशन कुड बी ए वे, but incentive systems don't guarantee that managers make their right decisions, but they do increase the likelihood that managers will do the things for which they are rewarded। Now simply speaking, इसका अब गारंटी नहीं है कि कंपनसेशन, आप एक अच्छा कंपनसेशन सिस्टम डिजाइन कर देंगे तो उससे मैनेजर जो है वो सारे के सारे काम जो है वैसे ही करेंगे, लेकिन लाइकलीहुड बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एवरीबडी इज हेयर फॉर द कंपनसेशन। हर बंदा जो है अपने मामलात को देख रहा होता है, तो हर बंदा यही चाहता है कि मामलात जो है वो इम्प्रूव उस तरह से जो है उसके होते रहें जी। अच्छा जी, थर्ड या नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली आप क्या करते हो, आप कंट्रोल जो है वो मैनेजर से ले लेते हो, या सिंपली स्पीकिंग आप ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिजाइन करते हो, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हो कि मैनेजर के हाथ में सारा कुछ उस तरह से जो है वो नहीं होता जी। क्यों क्या? तो आप स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट बनाते हो, ठीक है? आप स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट जो है, वो आपके जो है इंडिपेंडेंटली उस तरह से काम जो है वो कर रहे होते हैं, तो मैनेजर उनको मॉनिटर तो कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल उस तरह से जो है वो नहीं कर सकता। तो दीज़ स्ट्रक्चर आर डिज़ाइन टू कंट्रोल मैनेजेरियल अपॉर्चुनिटिज़्म। ठीक है? तो इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस और बोर्ड जो है, ये मैनेजर को मॉनिटर करता है, और मैनेजर एक से ज़्यादा होते हैं। हर मैनेजर हर बिज़नेस यूनिट को उस तरह से जो है वो चला रहा होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हर मैनेजर आपस में कम्पीट भी कर रहा होता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट इंक्रीज़ेज़ मैनेजरियल इंटरेस्ट इन वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। अब यहाँ पे अगेन मल्टी डिविजनल जो आपका फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी अल्टीमेटली एक इशू उस तरह से आ जाता है कि ये ऑल्दो मैनेजर के जो सेल्फ सर्विंग एक्शन है, उनको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल जो है वो करता है, ठीक है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कंपनी को उस तरह से जो है वो ले जाता है, और अननेसेसरी कंपटीशन भी समटाइम्स जो है वो मामलात को हार्म जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो broadly diversified product lines, मतलब it also make it difficult for top level managers to evaluate strategic decisions of division manager। मतलब अल्टीमेटली देखें ना, सपोज हम कहते हैं कि जो एप्पल है, अब एप्पल इनकॉर्पोरेशन में हम कहते हैं कि हमने ना डिवीजन्स बना दी, एक लैपटॉप डिवीजन है, एक मोबाइल डिवीजन है, एक फिर उनकी जो है वो इसी तरह से एक उनकी टीवी डिवीजन है, सपोज एक उनकी जो म्यूजिक गैजेट्स डिवीजन है। तो अब अगर आपकी अब उसमें सपोज हम कहते हैं लैपटॉप में उनके पास ना 3 4 5 6 किस्म के लैपटॉप्स हैं, और वो 3 4 5 6 किस्म के लैपटॉप जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात को कर रहे हैं। मतलब या सिंपली आप ये कह लें कि सैमसंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो सैमसंग के पास एक मोबाइल डिवीजन है, एक उनकी लैपटॉप डिवीजन है। अब मोबाइल डिवीजन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, उनके कोई 15 20 25 30 मॉडल जो हैं मार्केट में उस तरह से अवेलेबल हैं।
ठीक है, तो इट समटाइम बिकम्स डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट कि मैनेजर जो है वो किस प्रोडक्ट में अच्छा कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में अच्छा नहीं कर रहे, कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा उस तरह से जो है वो नहीं कर रहे। तो इट समटाइम बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स कि आप जो है डिवीजन्स को सही तरह से इवैल्यूएट समटाइम्स नहीं भी उस तरह से कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट कंट्रोल। अच्छा, मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट कंट्रोल सिंपली इस असूल पे बेस करता है कि अगर आपकी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही तो आपकी कंपनी जो है ना उसको एक्सटर्नल लोग एक्वायर कर लेंगे। ठीक हो गया? मतलब उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। मतलब सिंपली जिस तरह से आप हर दफ़ा सुनते हैं कि हमारी पीआईए जो है, तो पीआईए को हर कोई टेक ओवर करना चाहता है। पीआईए हैज़ ग्रेट एसेट्स, पीआईए की मार्केट वर्थ भी या मार्केट एक हिस्ट्री भी पीआईए की उस तरह से है, ठीक है? लेकिन पीआईए इनइफेक्टिव है। तो अगर एक कंपनी इनइफेक्टिव बन जाती है, तो उसके इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? उसके इन्वेस्टर्स उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और वो उसको ईज़िली सस्ते दामों में बेचने के लिए समटाइम्स तैयार हो जाते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे बाय दीज़ फर्म्स ऑन चीप रेट्स और अल्टीमेटली फिर उसके मैनेजर-मुनेजर निकाल देते हैं और उसको दोबारा से रिवैम्प करके उस कंपनी को अपने पाँव पे खड़ा जो है वो कर लिया जाता है। तो ये जो मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल है, इट इज़ वेरी मच एक्टिव और जो भी इनएफिशिएंट कंपनियाँ होती हैं जिनके शेयर होल्डर्स अपने मैनेजर से खुश नहीं होते, वो फिर क्या कर सकते हैं, वो फिर शेयर बेच सकते हैं। तो वो धड़ाधड़ शेयर बेचते हैं और कोई एक बंदा या कोई एक कंपनी या कोई एक पार्टी अगर ज़्यादा सारे शेयर खरीद ले तो उस कंपनी को टेक ओवर जो है वो कर लेती है जी। तो कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाता है तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली मैनेजर को सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि मैनेजर को उस तरह से जो है वो निकाल देते हैं। तो नॉर्मली ना इसकी वेव्स चलती हैं, टेक ओवर की, मर्जर की, एक्विजिशन की वेव्स चलती हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग दैट वेव या जब मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल इज़ एक्टिव, मतलब एक्टिवली कंपनियाँ एक-दूसरे को उस तरह से खरीद रही होती हैं, तो उस ज़माने में या उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजर ऑटोमेटिकली डर के मामलात को इम्प्रूव या करना जो है वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर मैनेजर की कंपनी सही काम ना कर रही हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो कंपनी जो है बिक जाएगी। ठीक है? तो जो ए 1980s है, इट्स एक्टिव मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ अवेलेबल पूल ऑफ कैपिटल, जंक बॉन्ड, मतलब अल्टीमेटली जंक बॉन्ड्स की सूरत में बहुत ज़्यादा सारे पैसे लोगों के पास अवेलेबल थे, तो 1980s में एक वेव आई थी दुनिया में। मैनी फर्म्स बिगेन टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली एज ए रिजल्ट ऑफ द थ्रेट ऑफ ए टेक ओवर। तो अगर आपको थ्रेट होगा कि हमें टेक ओवर कर लिया जाएगा, तो कंपनी अपने मामलात को क्या कर लेती है, इम्प्रूव कर लेती है। इवन दो द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ होस्टाइल टेक ओवर आर रिलेटिवली स्मॉल, मतलब हज़ारों कंपनियों में से कोई 5, 10, 15, 20 कंपनियाँ जो है वो टेक ओवर होती हैं, लेकिन मैनेजर जो है उस थ्रेट से बचने के लिए मामलात को इम्प्रूव करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आजकल थोड़ा-सा इश्यू ये है कि जो रेगुलेशंस हैं, दे हैव मेड हॉस्टाइल टेकओवर डिफिकल्ट, क्योंकि हॉस्टाइल टेकओवर से काफ़ी ज़्यादा सारा समटाइम्स कॉर्पोरेट इकोनॉमी का उस तरह से नुकसान भी होता है। तो अब टेकओवर्स जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट उस तरह से जो है वो होते चले जा रहे हैं। ठीक है? तो अल्टीमेटली द मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल एक्ट्स एज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डिसिप्लिन ओवर मैनेजियल इनकॉम्पिटेंस एंड वेस्ट। सिंपली स्पीकिंग, अगर जैसे हम कहते हैं कि पीआईए के कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट पीआईए को बार-बार रेस्क्यू ना करे या गवर्नमेंट पीआईए को ना बचाए या एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा उस तरह से ना करें, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स ने अगर टेक ओवर होने से बचना है, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें काम जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर आपकी एक मार्केट का कॉर्पोरेट कंट्रोल एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है, तो उस सूरत में अल्टीमेटली क्या है, उस सूरत में अल्टीमेटली आपकी कंपनी के ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपका जो मैनेजर है, वो कंपनी को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश जो है वो करेगा जी। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपली, मतलब कुछ इकोनॉमीज़ या मार्केट रेजीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो हमारी जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पे डेवलप्ड इक्विटी, एफिशिएंट इक्विटी मार्केट्स हैं और ओनरशिप काफ़ी डिस्पर्स्ड होती है जी। मतलब डिस्पर्स से मुराद ये है कि छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा सारे ओनर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स ज़्यादा फेमस नहीं होते, सीईओ ज़्यादा फेमस होते हैं। तो आप अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में या अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में देखें, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो यहाँ पे मैनेजर्स के नाम हैं। लाइक सीईओ ऑफ एप्पल, ठीक है? इसी तरह से सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ ऑफ अमेज़न, वो मशहूर हैं, मैनेजर्स ज़्यादा मशहूर हैं और इन्वेस्टर्स ज़्यादा मशहूर
नहीं है। दूसरा टायर हमारे पास फिर फैमिली बेस्ड टायर्स है। फैमिली बेस्ड टायर्स नॉर्मली जो है ये हमारे पास जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, या थोड़े से छोटे कंट्रीज हैं, वहां पे उस तरह से ज्यादा उस तरह से एग्जिस्ट करता है। इसमें मैनेजमेंट ओनरशिप कंबाइन होती है, वही मैनेजर होता है, उन्हीं की ओनरशिप होती है, ठीक है। तो फैमिली मेजोरिटी में होती है, उनके शेयर्स मेजोरिटी में होते हैं और बाकी लोग मिनॉरिटी में शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये फैमिली बेस्ड बिजनेसेस यहाँ काफी ज्यादा सारे हैं। अच्छा, देन देयर आर बैंक बेस्ड कंपनीज। इसमें अगेन बैंक लेंडिंग में गवर्नमेंट का काफी ज्यादा सारा इन्फ्लुएंस होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, फैमिली कंट्रोल होता है। तो ये बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं, जिस तरह से कोरिया और जर्मनी में है, यहाँ बैंक्स काफी ज्यादा सारे मामला को जो है वो कंपनी को के जो है वो देख रहे होते हैं, वो लेंड भी कर रहे होते हैं, वो कंपनियों को उस तरह से चला भी रहे होते हैं। देन देयर इज गवर्नमेंट एफिलिएटेड रजीम्स हैं, उनके जिस तरह से चाइना और रशिया में काफी ज्यादा सारा था एक जमाने में, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को लिबरलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज हैं, इसमें स्टेट ओनरशिप कम जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब भुट्टो ने सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स को नेशनलाइज कर लिया था, तो वहाँ पे स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो इदारों को चलाती है। तो अब हमने भी देखा है कि ओवर द टाइम्स पीटीसीएल को उन्होंने अल्टीमेटली बेच दिया, पीएए को भी बेचने की बातें उस तरह से जो है वो होती रहती हैं। इस तरह से पीएसओ हमारा जो है, नेशनल बैंक हमारा जो है, गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन है। तो अल्टीमेटली हर कंपनी का जो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक मार्केट बेस्ड अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे मैनेजर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। फैमिली बेस्ड में फैमिली पावरफुल होती है, बैंक बेस्ड में बैंक पावरफुल होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट बेस्ड में गवर्नमेंट उस तरह से पावरफुल होती है, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हर रजीम जो है, हर किस्म की कंपनी जो है, उसको उसका डिफरेंट तरीके से उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज्म उस तरह से जो है वो रिवॉल्व करता है। उसके डिफरेंट मसाइल होते हैं और डिफरेंट मसाइल को लेके ही मामला जो है वो आपके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ना दो तीन कंट्रीज हैं, इन दो तीन कंट्रीज का यहाँ पे जो है वो सिंपल एक कंपैरिजन दिया गया है। जर्मनी में जो है जर्मनी का, और जर्मनी के बाद जो है वो यहाँ पे जापान, क्योंकि दीज टू फार्म्स आर सिंपली, दीज टू कंट्रीज आर एक्सट्रीम्स, या सिंपली यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर उस तरह से एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। इसको आपने सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक हो गया। इसी तरह से वैल्यू ऑफ गुड गवर्नेंस है कि अगर कंपनी की गवर्नेंस अच्छी है तो उसको इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यू करता है, या कितना प्रीमियम उसके लिए पे करने के लिए तैयार जो है वो होता है। तो मोरक्को में, सिंपली स्पीकिंग, जिस कंट्री में गवर्नेंस बुरी होगी ना, उस कंट्री में लोग ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आप मोरक्को या इजिप्ट और रशिया को देखें, तो ये 35% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए की चीज वो 100 रुपए का शेयर वो 135 में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उन्हें यकीन होगा कि इस कंपनी की जो गवर्नेंस है वो अच्छी है। तो रिलेटिवली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक यूके है, यूएसए है, कनाडा है, यहाँ पे आप देखें वो अराउंड 10% के करीब प्रीमियम पे करने के लिए तैयार जो है उस तरह से होते हैं। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि जो गुड गवर्नेंस है, उससे कंपनी की वैल्यू में क्या होता है, उससे कंपनी की वैल्यू में इजाफा जो है वो होता है। अच्छा जी, अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, या गुड गवर्नेंस इज ए वे ऑफ, या इज ए फॉर्म ऑफ एथिकल बिहेवियर, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कंपनी एथिकल है तो वो क्या करेगी, वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ग्रुप को उस तरह से सर्व करने की कोशिश जो है वो करेगी, ठीक है। इसमें अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स को सर्व करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है शेयर होल्डर है, ठीक है। बाकी हमारे प्रोडक्ट मार्केट स्टेक होल्डर्स में कस्टमर, सप्लायर हैं, होस्ट कम्युनिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर में मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कम्युनिटी भी ब्रॉडली हमारा क्या होता है, हमारा वो एक स्टेक होल्डर उस तरह से जो है वो होता है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली वी शुड वर्क टू मेक एवरीबडी हैप्पी। ये कंट्रोवर्शियल थॉट है कि सम पीपल बिलीव दैट एथिकली रिस्पॉन्सिबल फर्म जो है, they should introduce governance mechanism which serve all stakeholder interest। अल्टीमेटली फाइनेंस में हम ये पढ़ते हैं कि जो शेयर होल्डर हैं वो सबसे सुप्रीम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनका इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको कम्युनिटी को भी देखना है, आपको अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी देखना है, आपको सप्लायर को भी देखना है, आपको कस्टमर को भी देखना है।
ठीक है, अब वैसी बात है कि इनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो उसका फायदा जरूर हमें होगा, लेकिन अल्टीमेटली द थिंग इज कि आपको करना ये है कि आपको इन ए वे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल तो रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल आपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का उस तरह से जो है वो रखना है जी। ठीक है जी, तो दिस इज एंड ऑफ दिस क्लास। तो अल्टीमेटली इसमें से जो हमने इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट जो है वो पढ़ा था, डिस्कस किया था उसमें से, और जो आपकी असाइनमेंट है वहां से ये सारी चीजें आपको जो है उस तरह से करनी है, और आपका पेपर जो है इसी में से जो है वो आएगा। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच।